Hello everyone, welcome to Pradis Institute of Education and welcome all of you in the Exampur series. ठीक है, हम Exampur सीरीज में हैं और हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है हमारा सोशल स्टडीज सिविक्स में पावर शेयरिंग चैप्टर 1 और आज जो है हम लोग चैप्टर 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हैं आप सभी लोग। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, है ना। एग्जाम्पुर जो है ये आपको रिवीजन करवाएगा। पढ़ तो हम चुके हैं अपनी एप्लीकेशन में, हमने बहुत डिटेल में सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग आए हैं, है ना। आई होप कि सभी लोग जो इस रिवीजन सीरीज में हमारे साथ जुड़े हैं सभी को कुछ ना कुछ आइडिया है कि इस चैप्टर में क्या है। हम लोगों ने यूनिट टेस्ट दिया है, हमने हाफ ईयरलीज दी है, तो हमें कुछ ना कुछ अंदाजा तो जरूर है हर चैप्टर का। तो उसको अब हम क्या कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, मतलब कि अब हम उसको क्या कर लेंगे, एकदम तैयार कर लेंगे हमारी फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। Me introducing myself पूजा पाटोले and I will teach you social studies। ठीक है, आज हम चैप्टर 2 जो है आपका फेडरलिज्म सिविक्स का स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले कुछ मैं आपको चीजें बता देना चाहती हूँ। प्राडिस एजुकेशन आपके लिए लेकर आया है एक लिमिटेड टाइम ऑफर, जिसमें आपका क्लास अगर आप केजी टू 10th के बीच में एनरोल करना चाहते हैं तो उसकी फीस 30,000 है, पर अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं pradis_10 तो आपको वही प्राइस जो हो जाएगा वो 9,999 में अवेलेबल हो जाएगा। प्लस अगर आप 11th और 12th के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो सेम आपको 9,999 का ऑफर प्राइस मिलेगा इफ यू यूज द कूपन कोड pradis_10। और आप जो है हमारी एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये iOS पे भी अवेलेबल है। ये हमारा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी, कोई भी डिटेल जाननी हो किसी भी कोर्स के लिए तो आप जरूर से जो है इस कॉन्टैक्ट पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना, और आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप प्राडिस एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कि क्लासरूम वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल होंगे, 3D वीडियोस आपके लिए अवेलेबल किए जाएंगे, लेक्चर वीडियोस होंगे आपके लिए, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस अवेलेबल हैं, रीसेंट लाइव लेक्चर्स जो भी फैकल्टीज लेती हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल है, प्लस कंटेंट फ्री सॉल्यूशन प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। बहुत सारा कंटेंट है ना। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको वहां मिल जाएगी, समरीज मिल जाएंगी, हर चीज आपको यहां मिल जाएगी। जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ये सब आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। वर्कशीट्स मिलेंगी, डाउट सेशंस आपके क्लियर होंगे। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं वही आपके डाउट भी रिजॉल्व करेगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप प्राडिस एजुकेशन ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज दैट, फेडरलिज्म, है ना। उसका आज हम पार्ट 1 करेंगे। आज मैं आपको पूरा समरी बताऊंगी फेडरलिज्म की, कि आपको किस तरीके से फेडरलिज्म जो चैप्टर है उसको समराइज करके उसको याद करना है, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपसे आज डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक आएगा आपका फेडरलिज्म, उसकी डेफिनेशन और फीचर्स, है ना। फेडरलिज्म की क्या डेफिनेशन है और उसके क्या फीचर्स हैं, ये आपसे जो है 1 मार्क क्वेश्चन और इसका 3 मार्क क्वेश्चन भी बनता है। और आपसे व्हाट इज फेडरलिज्म एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स भी अगर पूछते हैं तो ये आपसे 5 मार्क्स क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे आता है फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट और उसके फीचर्स क्या होते हैं, जुरिस्डिक्शन क्या होता है, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन टाइप ये क्या होता है ना। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन टाइप्स ये सब 3 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं, ये 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। जुरिस्डिक्शन की डेफिनेशन आपसे 1 मार्क में पूछी जाती है। यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फीचर्स 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट, ये 1 या 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यूनियन लिस्ट क्या होती है,
स्टेट लिस्ट क्या होती है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या होती है, कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, जो आपने आपका चैप्टर 1 जो है पावर शेयरिंग उसमें भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन क्या होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है 1992, ये आपसे 1 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ना। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, ग्राम सभा, सरपंच, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, ब्लॉक, मंडल है ना, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, मेयर क्या होता है, एंड मैप वर्क रिलेटेड टू इंडिया एंड वर्ल्ड कंट्रीज मेंशन इन द चैप्टर, ठीक है। जो भी कंट्रीज आपके चैप्टर में मेंशन होती है आपको जरूर से उसका मैप वर्क करना होता है ना। जैसे कि लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 1 में पावर शेयरिंग में आपने बेल्जियम, श्रीलंका है ना, इनके बारे में पढ़ा, तो यू हैव टू बी नोटेड, यू मस्ट नो द लोकेशन ऑन द मैप। बेल्जियम कहाँ आता है, श्रीलंका कहाँ आता है, श्रीलंका के आसपास क्या है, बेल्जियम के आसपास क्या है, मैंने आपको बताया भी है ना, कि जो बेल्जियम है उसको आसपास से कौन सी कंट्री जो है उसकी नेबरिंग कंट्री है जिसके साथ वो बॉर्डर शेयर करता है, तो ये सारी चीजें आपको मैप पे भी लोकेट करनी है। हम एक लाइव सेशन भी लेंगे, हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। एक सेशन में आपका पूरा मैप पे लूंगी जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर्स में जितनी कंट्रीज आई होंगी है ना, जितनी भी कंट्रीज आई होंगी हम सब को मैप पे लोकेट करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, एक बार फिर से नजर मार लो अच्छे से, ठीक है। इन सब पे 1 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चंस बनेंगे। इससे बाहर आपसे क्वेश्चंस जो है नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो आपको इन सब पे प्रिपेयर करने हैं सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं समरी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समरी डिस्कस करेंगे जैसा कि हम करते आए हैं, है ना, समरी करेंगे। उसके बाद मैं इस चैप्टर के 1 मार्कर आपको करवाऊंगी, 3 मार्कर करवाऊंगी और फिर 5 मार्कर करवाऊंगी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है, सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ठीक है। देखो ये जो है ये आपके चैप्टर की समरी है ना, ध्यान से देखो इसको, इसके बाहर आपके चैप्टर में कुछ भी नहीं है ना। सबसे पहले आपके चैप्टर में लिखा हुआ है व्हाट इज फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म के बाद हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म के फीचर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फीचर्स के बाद कितने टाइप्स ऑफ फेडरेशंस होती हैं, है ना। तो ये 2 टाइप की फेडरेशन होती है आपकी, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। उसके बाद इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है और उसको फेडरल कंट्री बनाने में किस किस चीज का योगदान है, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। फिर फीचर्स क्या क्या हैं इंडियन फेडरेशन के, है ना। उसके बाद फेडरेशन को किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे है, क्या क्या चीजें की उसके लिए, जो आपने रूरल लोकल गवर्नमेंट बनाया है और अर्बन लोकल गवर्नमेंट बनाया है ना। तो ये सब आपका क्या होगा, मैं फटाफट आपका रिवीजन करवाऊंगी क्योंकि हम पढ़ तो डिटेल में चुके हैं इसको, है ना, हमने डिटेल में इसको पढ़ा हुआ है और मैं फटाफट आपका इसका रिवीजन कराऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फेडरलिज्म, ठीक है। तो फेडरलिज्म क्या होता है आप सभी जानते हैं, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मतलब कि पावर डिवाइड होगी, एक पूरी कंट्री का एक क्या होगा, सेंट्रल अथॉरिटी होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और जो बीच में इसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, मतलब डिफरेंट स्टेट्स होंगी, उनके पास भी अपनी अपनी
गवर्नमेंट होंगी उनके पास भी अपनी अपनी पावर होंगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इनको मिलेगी। तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर जो है डिवाइड होगी बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी, है ना, और बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दैट कंट्री। तो यहां पर जो फेडरेशन होता है वो नॉर्मली जो है वो दो लेवल का होता है, एक हो जाएगा आपका नेशनल और एक हो जाता है आपका लोअर गवर्नमेंट। मतलब कि एक हो जाता है आपका यूनियन गवर्नमेंट बोलो या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो या नेशनल बोलो, क्योंकि वो पूरे एक कंट्री का होता है। फिर उसके बाद जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो उसके अंदर स्टेट्स होती हैं किसी कंट्री के अंदर, तो वो हो जाता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसे ये दो लेवल का आपका फेडरेशन होता है जिसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। मैंने आपको पावर शेयरिंग के चैप्टर में समझाया था बहुत ही अच्छे से कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है, डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट पावर्स दी जाती है। ठीक है, तो यहां पर नॉर्मली दो लेवल का जो है आपका फेडरेशन होता है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है। दोनों ही लेवल जो है सबके पास अपनी अपनी इंडिपेंडेंट पावर होती है। क्या होता है, दोनों के पास इंडिपेंडेंट पावर होती है। जैसे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर कोई पावर है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पूछ के करना पड़ेगा, है ना। उनके पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर है, अपनी स्टेट को कैसे एडमिनिस्टर करना है, मैनेज करना है, उसमें क्या रूल्स रेगुलेशंस लगेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है, उसको सेंट्रल अथॉरिटी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट पावर जो है दोनों ही लेवल एंजॉय करते हैं, है ना। तो यहां पर एक जो होता है आपका यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, जो एंटायर कंट्री के बारे में सोचता है, जिसके पास एंटायर कंट्री के सब्जेक्ट्स होते हैं, जो पूरी कंट्री के लिए जो है क्या होता है, इंपॉर्टेंस रखता है। और जो स्टेट लेवल होता है वो स्टेट को देखता है, स्टेट में जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको क्या करता है, मैनेज करता है ना। तो यहां पर Each government has a distinct sovereign powers। ठीक है, सबके पास सोवेरियन पावर्स होती है। सोवेरियन मतलब सुप्रीम पावर्स होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी सुप्रीम पावर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी सुप्रीम पावर्स हैं, है ना। हमारे यहां पर पूरे वर्ल्ड में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, जर्मनी, मेक्सिको, कनाडा, यहां पर जो है फेडरल सिस्टम होता है ना। ओवरऑल 95 कंट्रीज जो हैं आपकी उसमें फेडरल सिस्टम है। ठीक है, 95 कंट्रीज में फेडरल सिस्टम होता है। और यहां पर आपको जो है फेडरल सिस्टम के एग्जाम्पल जो है पूछते हैं तो आपको याद रखनी है 4-5 कंट्रीज। यूएसए में फेडरल सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया में है, ब्राजील में है, इंडिया में है, जर्मनी में है, कनाडा में है और मेक्सिको में है। ठीक है, और चिंता मत करना, बिल्कुल भी हम लोग मैप वर्क करेंगे, उसमें मैं आपको सब कुछ जो है और एक बार अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, कौन सी कंट्री फेडरल है, कौन सी यूनिटरी है, सबको हम मैप पे भी लोकेट करेंगे, है ना। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। इसके बाद है ना, यहां पर हमने देखा, ये हमने पढ़ लिया व्हाट इज फेडरलिज्म। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द फेडरेशन। फेडरेशन के फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, फीचर्स में आप सबसे पहले लिखेंगे कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज्यादा लेवल होते हैं, है ना। बेसिकली 2 लेवल होते हैं, सेंट्रल एंड द स्टेट। कहीं कहीं पर 2 से ज्यादा भी होते हैं, जैसे कि हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहां पर 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है, जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी, जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, पंचायत होता है। तो यहां पर 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस, है ना। इसका मतलब समझो कि ये जितने भी लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरी कंट्री का, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट है। तो यहां पर ये पूरी कंट्री और ये जो स्टेट है
है ना, ये तो है एक ही कंट्री के पार्ट, तो दोनों ही लेवल सेम सिटीजन्स को ही क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी बताती हूं मैं इसका, कि जैसे कि हम लोग मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं, तो हम लोग मध्य प्रदेश के सिटीजन्स तो हैं ही, है ना, पर हम इंडिया के भी तो सिटीजन हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश इंडिया में ही आता है। तो बेसिकली इंडिया को जो अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हमारे ऊपर भी पॉलिसीज लागू करता है, प्लस अगर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, वो भी हमारे लिए कुछ पॉलिसी जो है लागू करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही लेवल के जो अथॉरिटीज हैं वो सेम सिटीजन को क्या कर रहे हैं, गवर्न करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। बट हर एक लेवल का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है कुछ मैटर्स में, जैसे कि लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां पर ज्यूरिसडिक्शन एक वर्ड आता है और ये आपसे 1 मार्क में पूछा जाता है। तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया, है ना, कोई भी पर्टिकुलर एरिया होता है, सपोज ये एक एरिया है ना, यहां पर एक जुडिशरी है, यहां पर एक लेजिस्लेटिव बॉडी है ना, तो यहां पर इस एरिया के अंदर इस टेरिटरी के अंदर अगर कोई भी चीज होती है रिगार्डिंग, कोई भी लॉ अगर होता है रिगार्डिंग, अगर कोई टैक्स होता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो इस टेरिटरी के अंदर उसके पास पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि अगर मैं, ठीक है, मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूं, तो मध्य प्रदेश एक स्टेट है, इस स्टेट की एक बाउंड्री है, एक टेरिटरी है ना, तो इस स्टेट के अंदर जो भी इसका हेड है वो क्या कर सकता है, इसके अंदर लॉ बना सकता है, इसके अंदर कोई ज्यूरिसडिक्शन है तो वो कर सकता है, इसके अंदर कोई टैक्स लगाना है, कोई पॉलिसी लागू करनी है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो वो इसके अंदर कर सकता है। ठीक है, तो इसका क्या है, अपना ज्यूरिसडिक्शन है। एमपी जो है, एमपी का ज्यूरिसडिक्शन ये हो गया, ये राजस्थान के एरिया में कुछ नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि राजस्थान का अपना ज्यूरिसडिक्शन एरिया है। समझ में आ रही है मेरी बात, कि सबकी अपनी एक स्पेसिफिक बाउंड्री है, एक टेरिटरी है, उसी के अंदर उनको क्या करना है, सारी चीजें, लेजिस्लेचर से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ भी करना है तो वो इसके अंदर ही करेगा। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन वर्ड क्लियर है, डेफिनेशन और मैं अच्छे से बताऊंगी कि लिखना कैसे है। समझ में आ गया, समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, मतलब ये जो पावर्स की मैं बात कर रही हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर है, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इनके पास कौन सी पावर है, ये कौन सी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन सी पावर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई भी पावर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनके पास लिखा हुआ है कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सी पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट को कौन सी पावर्स है, पंचायत को कौन सी पावर है। इसीलिए इसका फीचर क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, कॉन्स्टिट्यूशन इनको गारंटी देता है उन पावर्स को एक्सरसाइज करने की, एग्जीक्यूट करने की। ठीक है, The fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of the government. Such changes require the consent of both the level of the government. मतलब कि जो भी provisions हैं इनके पास, जो भी powers हैं इनके पास, तो यहाँ पर ये उनको एक होकर चेंज नहीं कर सकते, यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली, मतलब कि कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई भी प्रोविजन चेंज नहीं कर सकता है, उसको पूछना पड़े। कुछ अगर कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज करना है तो ये अकेले अकेले नहीं कर सकते, ना स्टेट गवर्नमेंट अकेले कर सकता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों की मंजूरी जरूरी होती है ना। 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। आप जानते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज होता है या कोई भी प्रोविजन चेंज करना होता है तो पहले जो पार्लियामेंट होता है उनके दोनों हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा का 2/3 मेजॉरिटी से पहले पास करना होगा उसको,
है ना। और फिर जो लेजिस्लेचर्स होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, तो टोटल कंट्री की जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसका हाफ लेजिस्लेचर्स जो है उनको भी उस पर मंजूरी देनी रहती है, तब जाके कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो होता है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो अकेले अकेले कोई काम यहां पर नहीं होता, अकेले अकेले आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, courts have the power to interpret the constitution and the powers of different level of the government। यहां पर एक चीज आप नोट डाउन कीजिए कि जो कोर्ट्स होता है have power to interpret, power to interpret the constitution का मतलब क्या होता है? interpret the constitution मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी हुई है ना, समझना इस बात को। पावर्स टू इंटरप्रेट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें लिखी हुई हैं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होता है, कोई अपने मन से ही कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग निकाल लेता है कि इस सेंटेंस का मतलब ये होता है तो मैं ये कर सकता हूं, अगर ऐसी कोई गलत बात हो जाती है तो जो जुरिस्डिक्शन होता है आपका, जो कोर्ट होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के उसका मीनिंग, रियल मीनिंग बताते हैं, है ना। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी हुई है उसको इंटरप्रेट करना मतलब उसका मीनिंग समझाना, ये किसका काम है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी हुई है उसके लिए, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो किसके पास पावर है टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन? कोर्ट के पास। कौन से कोर्ट? स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स, और अगर नेशनल लेवल पे होता है, सेंट्रल लेवल पे होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता है तो सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक है। ये वाली बात यहां समझ में आ गई। उसके बाद सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, है ना। तो जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इसका मतलब क्या होता है कि हर लेवल, हर टायर का जो गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पंचायत है, सबके पास अपनी अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। मतलब सबके पास जो रेवेन्यू आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, पंचायत के पास पैसा आ रहा है, तो सबके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। मतलब वो जैसे चाहे, उनकी जैसी जरूरत है वो वैसा खर्च कर सकते हैं। मतलब कि पंचायत है, कोई विलेज पंचायत है, वहां पर जरूरत है कि नहीं यहाँ पे रोड्स नहीं है, रोड्स बनवानी है तो वो बनवा सकते हैं। स्टेट लेवल पर अगर उनको स्मार्ट सिटी बनानी है ना, तो वो कर सकते हैं। नेशनल लेवल पर अगर कोई चीज करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। तो सबके पास अपना अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू जो है उनके पास रेवेन्यू आता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर, स्टेट गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चर से कुछ रेवेन्यू आता है। पंचायत जो होती है उनको स्टेट गवर्नमेंट ही जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। तो सबके पास अपने अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यूज है, कहीं से उनको पैसा आता है, सोर्स ऑफ इनकम है, और उस पैसों का वो क्या करती हैं फॉर द सेक ऑफ पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो कर सकती हैं। उनके पास ये ऑटोनॉमी होती है। करेक्ट है। The federal system has dual objectives to safeguard and promote the unity of the country, accommodate regional diversity, है ना। तो जो फेडरल सिस्टम होता है उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला कि भाई यूनिटी बना के रखना है पूरे कंट्री में, ठीक है, हमें यूनिटी प्रमोट करना है, यूनिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है। एंड सेकेंड, आपको रीजनल डाइवर्सिटी बना के रखना है। मतलब कि किसी भी कंट्री में अगर बहुत सारे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट रिलीजन है, रीजन है, लैंग्वेज है, कस्टम है, कल्चर है, तो सब क्या है, डिफरेंट है। तो वो डिफरेंसिटी जो होता है, वो जो डाइवर्सिटी होता है, उसको आपको संभाल के रखना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक ही रिलीजन जो है वो राज कर रहा है, जैसे श्रीलंका में हो रहा था कि सिन्हालीज जो है वही जो है क्या कर रहे थे, एकदम मेजॉरिटी के साथ क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। तो ऐसा नहीं करना है, सभी को मिलजुल कर रहना है, यूनिटी के साथ रहना है और डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, ये फीचर्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं क्योंकि ये पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है ताकि आप बिल्कुल भी ना भूलो, है ना। और आपको इसको रिप्रेजेंट भी इसी तरीके से पॉइंट वाइज करना है
है ना। अगर क्वेश्चन आता है आपका फीचर्स ऑफ फेडरेशन तो आपको इसी तरीके से पॉइंट वाइज इसको समझाते जाना है ना। चलिए, काइंड्स ऑफ फेडरेशन की अगर हम बात करें, पीछे जाते हैं पहले हम, ठीक है। यहां पर देखो, हमने फेडरेशन पढ़ लिया, हमने फीचर्स ऑफ फेडरेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फेडरेशन। काइंड्स ऑफ फेडरेशन में क्या होगा कि कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, दो तरीके का क्या होता है आपका फेडरेशन होता है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। दो एस्पेक्ट होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के, दो लेवल होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, ये जो दोनों लेवल होते हैं उनका आपस में ट्रस्ट होना जरूरी है ना, आपस में उनके भरोसा होना जरूरी है। तो जिसके लिए दो तरीके से जो है ये फेडरेशन काम करती है, दो तरीके से ये फेडरेशन एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करती है। एक तरीके का एग्रीमेंट होता है ताकि दोनों का जो है भरोसा, जो ट्रस्ट है वो बना रहे। तो इसके लिए हम देखेंगे कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, it involves independent states coming together on their own to form a bigger unit। यहां पर आप देखना coming together है ना, इसको समझो। coming together मतलब एक साथ आ रहे हैं, है ना, एक साथ आ रहे हैं। तो यहां पर जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं वो एक साथ आती हैं कमिंग टुगेदर और एक क्या करती है, फॉर्म अ बिगर यूनिट, और एक बड़ी यूनिट बनाती है, एक बड़ा स्टेट बनाती है, जिसको आप क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। एंड दिस काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज फॉर्म्ड इन यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इनके आपको एग्जाम्पल भी याद करने हैं, ये 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो आपको इसकी डेफिनेशन लिख के और इसमें जो है एग्जाम्पल भी पुट करना है। तो यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। अगर आपने नक्शा देखा होगा वर्ल्ड का, तो उसमें जब आपने यूएसए देखा होगा तो आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज है यूएसए में, ठीक है, और वो एक साथ रहती है ना। तो उनका क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और सबने मिलके एक बड़ा यूएसए बना दिया, है ना। दूसरा होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर इन दिस अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। अब यहां पर होल्डिंग टुगेदर मतलब साथ में ऑलरेडी है पर एक दूसरे को क्या करके रखा है, पकड़ के रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। मतलब कि कोई एक बड़ी कंट्री है, उसने क्या किया, उसके पास जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको पकड़ के रखा है। कैसे पकड़ के रखा है, उनको पावर्स दे दी कि भाई तुम हमारे साथ रहो, तुम्हारे पास ये पावर्स हैं। तो सब लोग क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे। होल्डिंग टुगेदर, डिवाइड कर दिया एक लार्ज कंट्री को और डिस्ट्रीब्यूट कर दी पावर्स, है ना, स्टेट को और नेशनल गवर्नमेंट को। तो यहां पर दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहां पर है, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, है ना। तो इंडिया में आप देखते हो, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, उसके बाद जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके पास अपनी अपनी पावर है, स्टेट्स के अंदर जो लोकल बॉडीज है उनके पास अपनी अपनी पावर्स है। तो यहां पर क्या कर दिया, सबको साथ में रखने के लिए सबको पावर्स दे दी, पावर्स को डिवाइड कर दिया। तो इसको क्या कहेंगे हम, होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। तो अगर आपको इसमें डिफरेंस लिखने को भी आता है तो आप लिख सकते हो, दोनों की डेफिनेशन लिख देना, है ना, और दोनों के एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। काइंड्स ऑफ फेडरेशन की हम बात करेंगे। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे बना, है ना। इंडिया को जो है फेडरल कंट्री आप कैसे बोलोगे, है ना, क्वेश्चन आता है आपको। तो जितने भी फीचर्स हैं फेडरल सिस्टम के, हमने अभी तक जितने भी फीचर्स पढ़े फेडरल सिस्टम के, है ना, कि भाई 2 टायर होते हैं, दोनों के पास इंडिपेंडेंट पावर्स होती है ना, ये सब हमने फीचर्स पढ़े, सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है। तो ये सारे फीचर्स इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कंट्री पे फिट होते हैं। तो इस तरीके से इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है। जितने भी प्रोविजंस है फेडरलिज्म के वो सब इंडिया एज अ कंट्री में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई होते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बस एक चीज है कि ये 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स होता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में। इंडिया में क्या हो जाता है आपका, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट,
स्टेट गवर्नमेंट और आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहां पर 2 नहीं, यहां पर 3 लेवल हो जाते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं कि इंडिया को जो है फेडरल कंट्री कैसे बोला गया है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, जो पूरे कंट्री के कुछ नेशनल सब्जेक्ट्स पे क्या कर सकती है, डिसीजन ले सकती है ना। तो वो हमारी कंट्री पे लागू होता है कि एज अ कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिस पे वो डिसीजन लेती है, ठीक है। फिर दूसरा टायर है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अपने जो स्टेट के अंदर जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है और कुछ सब्जेक्ट्स जो स्टेट गवर्नमेंट ही ले सकती है उस पे डिसीजन, तो स्टेट गवर्नमेंट उस पे लेती है ना। और जो थर्ड टायर है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वहां पर क्या होगा कि वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका फेडरल कंट्री हो जाएगी आपकी इंडिया। तो जिस तरीके से जो आपका लेजिस्लेटिव सेक्शन है जहां पे लॉ मेकिंग होता है, वो आपकी 3 लिस्ट में डिवाइड होता है। एक होती है आपकी यूनियन लिस्ट, एक होती है आपकी यूनियन लिस्ट, एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट और एक होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो जो आपकी यूनियन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट क्या होती है, इसमें वो सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, है ना। जो डिफेंस होता है किसी कंट्री का, आर्मी होती है, नेवल होता है, एयरफोर्स होती है, तो ये सब चीजें इस पे कौन डिसीजन लेगा, हमारे पास कितने टैंकर होने चाहिए, हमारे पास कितने एरोप्लेन होने चाहिए, हमारे पास कितनी जो है शिप्स होनी चाहिए, है ना। अगर कोई भी हमारे ऊपर जो है आपदा आती है, कोई भी इमरजेंसी होती है, कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो हमें किस तरीके से रेडी होना है, तो उसके लिए यूनियन में जो डिफेंस ऑफ द कंट्री है वो यूनियन लिस्ट देखता है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसकी अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास उसकी अथॉरिटी नहीं होती है ना, क्योंकि ये पूरे कंट्री की बात है, पूरी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। वैसे ही फॉरेन अफेयर्स की अपनी एक पूरी कंट्री का जो दूसरे नेबरिंग फॉरेन कंट्रीज है उसके साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, ये भी एक एज अ कंट्री ही देखने को मिलेगा, है ना। ये एज अ होल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ना कि जो आपका स्टेट गवर्नमेंट। जो बैंकिंग होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, जो करेंसी होती है ना, करेंसी भी जो है आपका किसके अंदर आता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया में क्या चलता है, रुपीज चलता है, ठीक है। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी अपनी करेंसी बनाने लगी, मध्य प्रदेश में अलग करेंसी चल रही है, आंध्र प्रदेश में अलग चल रही है, हरियाणा में अलग चल रही है ना, आसाम में अलग चल रही है, तो फिर क्या होगा, बहुत दिक्कत आ जाएगी, आप घूम ही नहीं पाओगे इधर उधर, करेंसी ही चेंज करते रह जाओगे। तो करेंसी किसका टॉपिक होना चाहिए, पूरी कंट्री की एक करेंसी होनी चाहिए। तो इस तरीके से सेंट्रल, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन किस पे डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारी इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री हो जाती है ना। तो डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये सब पे कौन डिसीजन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट की, कि जो स्टेट के पास पावर है उसकी पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, है ना। किसी भी स्टेट में देखिए हर स्टेट का जो क्लाइमेट है वो अलग है, हर स्टेट की मिट्टी अलग है ना, हर स्टेट का फिजिकल फीचर अलग है, कहीं पे पहाड़ ज्यादा है, कहीं पे डेजर्ट ज्यादा है, कहीं पे काली मिट्टी है ना। आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, हर जगह क्या है, अलग अलग चीजें हैं, तो वहां पर अलग अलग चीजें होती है। कहीं जो है वो एकदम जो है इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करता है, तो वहां पे पुलिस प्रोटेक्शन, वहां पे आर्मी बेस ज्यादा तगड़ा होना चाहिए कि कोई जो है आ नहीं जाए बाहर से, कोई अटैक नहीं कर दे, ठीक है। कहीं लैंडलॉक है, कोई स्टेट जो है लैंडलॉक है, जैसे मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड है, तो वहां पर क्या है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे हर स्टेट का अलग अलग फीचर होता है, इसीलिए जो स्टेट के सब्जेक्ट है वो उनके अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, है ना, जो उनके लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट है, तो उसमें जो है वो उनसे रिलेटेड लॉज बना सकते हैं। पुलिस जो है स्टेट के अकॉर्डिंग, उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पुलिस जो है लगेगी, है ना। जैसे कि देखो किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम है, किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जो ज्यादा पॉपुलेशन वाले हैं वहां पर ज्यादा पुलिस लगेगी, है ना, कम पॉपुलेशन वाले में कम लगेगी। तो इसलिए पुलिस का डिपार्टमेंट भी स्टेट को दिया जाता है
है ना। फिर ट्रेडिंग कैसे करना है, किसी स्टेट में जो है सोया ज्यादा उग रहा है, किसी स्टेट में मस्टर्ड ज्यादा उग रहा है, किसी स्टेट में गन्ना ज्यादा उग रहा है, किसी स्टेट में कॉटन ज्यादा उग रहा है, किसी स्टेट में जूट ज्यादा उग रहा है। तो ये आपस में ट्रेडिंग या बाहर ट्रेडिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं कि क्या उनके साथ फिजिबल है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर, हर स्टेट में अलग अलग एग्रीकल्चर होता है, इरिगेशन अलग होता है, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट। फिर बात आती है कॉन्करेंट, है ना। अब कॉमन इंटरेस्ट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिस पे ले सकती है और आपका स्टेट गवर्नमेंट भी जिस पे ले सकती है, वो क्या हो जाएगा आपका कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट। जैसे कि आपका क्या क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, है ना। ये सब चीजें जो है ये किसके अंडर आ जाएगी, आपका कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो हम डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया की बात करें तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कि जब पावर जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, जब पावर जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, तो इसे क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ problems and issues which are best settled at the local level। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं लोकल लेवल पर, ठीक है। जो लोकल पीपल होते हैं, जो रूरल पीपल होते हैं, है ना, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने इश्यूज होते हैं, और वो कहाँ तक अपनी बात जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से बोलें, ठीक है। और अगर वो बोलते भी हैं तो उनकी सुनवाई बहुत देर से होती है, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेस और स्टेट गवर्नमेंट का प्रोसेस बहुत लंबा है। तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्यों ना हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही क्या कर ले, एस्टैब्लिश कर ले, ताकि लोकल लेवल पर ही, ग्रास रूट लेवल पर ही क्या हो जाए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। इसीलिए हमने डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में क्या किया, एस्टैब्लिश किया, फाउंड किया, ठीक है। सो व्हाई वी नीड सच अ सिस्टम, हमें ये सिस्टम जो है क्यों जो है एस्टैब्लिश करना पड़ा। देखिए, फॉर अ बिग कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत ज्यादा जो है पॉपुलेशन है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इतनी सारी पॉपुलेशन को हैंडल करना, एडमिनिस्टर करना बहुत इजी टास्क नहीं होता है, ठीक है। हर किसी की बात जो है सुनी जाए, और एक हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसमें जो पीपल है, सिटीजन ऑफ द इंडिया है, सबकी बात ही आप क्या है सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन हमने किया कि जितने भी लोकल लेवल पर भी जो लोग हैं, जहां पर जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, वो लोग भी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सके और उनकी प्रॉब्लम्स भी सुनी जाए, ठीक है। सो फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन द गवर्नमेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 levels. First one is central government, then second one is state government, and the third one is local self government, right? Now if we talk about the next step, है ना, कि भाई ये तो लेवल्स हो गए गवर्नमेंट के, अब डिसेंट्रलाइजेशन में ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जो स्टेप्स थे वो क्या क्या लिए गए, जो मेजर स्टेप्स थे कि डिसेंट्रलाइजेशन हम कैसे बनाएं। तो अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। कब लिया गया ये स्टेप? 1992 में, और द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और उसमें जो है थर्ड टायर, मतलब जो थर्ड लेवल है डेमोक्रेसी का, वो ऐड किया गया, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसके पास भी क्या है, पावर है और वो इफेक्टिव भी होगा। सो हियर आर द की फीचर्स ऑफ थर्ड टायर गवर्नमेंट।
What were they? It is a constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. Constitutionally mandatory है ना? Constitutionally mandatory का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये बहुत जरूरी है. It is must to hold the regular elections in the local self government local bodies, है ना? तो यहाँ पर it is mandatory to hold regular elections to the local government bodies, है ना? Seats are reserved in the elected bodies. ठीक है, कुछ सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं लोकल बॉडीज में. किस किस के लिए सीट रिजर्व्ड होती है? शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए होती है, शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए होती है, और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी क्या होती है? सीट रिजर्व होती है. सीट रिजर्व मतलब कि सपोज अगर कोई जो है 100 सीट का क्या है लोकल बॉडी है, तो उसमें से 30% जो है वो किसके लिए रिजर्व होगा कि 30% जो सीट्स है वो इन लोगों के लिए ही होगी, बाकी जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए होगी. ठीक है, ताकि इन लोगों को भी क्या मिले? प्रमोशन मिले, वो उनको एलियनेटेड फील ना हो, जो कि हमने पावर शेयरिंग में बात किया था. ठीक है, तो हमें सभी सोशल ग्रुप, जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, सभी को रिस्पेक्ट देना है. तो इसीलिए ये रिजर्वेशन जो है ये किया गया ताकि उन्हें एलियनेटेड फील ना हो. At least 1/3 of all positions are reserved for women. ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेशन किसके लिए है? वुमेन के लिए भी है. कितना? 1/3. 1/3 रिजर्वेशन वुमेन के लिए भी है, क्योंकि वुमेन ने बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ तक आने के लिए, है ना? वुमेन फेमिनिस्ट मूवमेंट चले हैं, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करने वाले हैं. ठीक है, और वुमेन की इक्वालिटी को लेकर हमने बात करी है, जस्टिस को लेकर बात करी है ना? तो यहाँ पर 1/3 जो है पोजीशंस किसके लिए रिजर्व है? फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज. स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड, है ना? नेशनल इलेक्शन कमीशन किसके लिए होता है? जो पूरी कंट्री में जो आपका लोकसभा इलेक्शंस होते हैं उसके लिए जो है नेशनल क्या है आपका इलेक्शन कमीशन है. ठीक है, वही इलेक्शन कमीशन स्टेट में जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं वो करवाती है, बट जो लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन करवाता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो करवाती है. ठीक है, हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस. तो यहां पर जो पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस हैं उनको कौन करवाता है वो इलेक्शंस? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन. The state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. और यहाँ पर क्योंकि ये स्टेट लेवल का मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वही फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है लोकल बॉडीज को. ठीक है, और जो भी उनका रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसमें से कुछ शेयर भी जो है लोकल बॉडीज को दिया जाता है फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. और ये जो शेयरिंग होता है ना, कि कितना रेवेन्यू शेयर करना है लोकल बॉडी में, ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है. किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी स्टेट की कम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये सब चीजें होती हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या जो है आपका लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में किस तरीके का होता है ये सारी चीजें. तो दो तरह की होती है आपकी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज. एक होती है रूरल, जो कि रूरल एरिया में होता है, और एक होती है अर्बन, जो कि टाउन सिटीज में होता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज की रूरल एरिया में, मतलब जो विलेज एरिया होते हैं वहां पर अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में ख्याल आएगा पंचायत का. ठीक है, पंचायत का ख्याल आएगा. तो यहां पर मैं आपको इसका डिटेल बताती हूं. ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्या होती है पंचायत, क्या होता है ग्राम सभा, तो सबसे पहले कोई भी एक विलेज है. ठीक है, कोई भी एक विलेज है ना? तो उस विलेज के जितने भी मेंबर्स हैं, है ना, उस विलेज के जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स
जो वोटर लिस्ट में आते हैं, सारे मेंबर्स जो वोटर लिस्ट में आते हैं वो उस विलेज के जो है सब लोग क्या है, एक वोटर लिस्ट में आते हैं और एक क्या होते हैं, नॉन वोटर लिस्ट में आते हैं। ठीक है, जो वोट नहीं दे सकते हैं, एक 18 प्लस जो वोट दे सकते हैं और 18 से नीचे जो होंगे वो वोट नहीं दे सकते होंगे। तो जितने भी विलेज के मेंबर्स होंगे जो वोट दे सकते हैं वो किसके मेंबर होते हैं, ग्राम सभा। ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होंगे, जितने भी वोटर लिस्ट में आते हैं, किसी भी विलेज के जो लोग होते हैं जो वोटर लिस्ट में आते हैं, वो सभी लोग जो होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ग्राम सभा क्या होती है, ये एक जनरल असेंबली होती है, एक जनरल असेंबली होती है ना, जो समय समय पर बैठती है ना, डिस्कशन करती है। किस बारे में डिस्कशन करती है कि भाई हमारे गांव में, हमारे विलेज में बजट कितना होना चाहिए, एनुअल बजट कितना होना चाहिए। ठीक है, बजट पे डिस्कशन करती है। कितने बार बैठती है ये, तो ये कम से कम जो है इसको साल में 2 से 3 बार बैठना पड़ता है। ठीक है, साल में 2 से 3 बार जो है इनको क्या करना पड़ता है, बैठना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गई बात ग्राम सभा की, है ना। अब एक चीज आप सुनते हो, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत मतलब ये होती है एक काउंसिल ऑफ मेंबर्स। ये होती है क्या, काउंसिल ऑफ मेंबर्स, और इन काउंसिल ऑफ मेंबर को क्या बोला जाता है, पंच बोला जाता है। और इनका जो हेड होता है उसको क्या बोला जाता है, सरपंच बोला जाता है। तो सरपंच और उनके पंच, तो ये क्या होती है, पूरी काउंसिल ऑफ मेंबर्स, जिसको ग्राम पंचायत बोला जाता है। मतलब एक होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब वो सारे लोग विलेज के जो वोटर लिस्ट में है ना, और उनके ऊपर आता है क्या, ग्राम पंचायत, जो इनमें से इलेक्टेड होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं अपने, वैसे ही विलेज लेवल पर ग्राम सभा के जितने भी लोग होंगे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं इन द फॉर्म ऑफ पंच एंड सरपंच। तो इनके क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इनके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। जितने भी वार्ड मेंबर्स होते हैं, है ना, उस जगह के जो वार्ड मेंबर्स होते हैं वो जो है इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। ठीक है, और हम बात करें ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ग्राम पंचायत के जो ये मेंबर है ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो ग्राम पंचायत क्या है, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है, ग्राम पंचायत क्या है, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है, तो यहां पर ये जो ग्राम पंचायत है ये क्या करती है, जैसे विलेज लेवल में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये ग्राम पंचायत बैठती है। ठीक है, और वो उसका सॉल्यूशन निकालती है। जिसके भी बीच में प्रॉब्लम है वो लोग आते हैं, है ना, दोनों पार्टी आती है, डिस्प्यूटेड पार्टी आती है, और ये लोग जो है उसको रिजॉल्व करते हैं। कौन, ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत के ऊपर ये जो ग्राम सभा होती है ये इनको हर साल क्या करती है, रिव्यू करती है कि भाई ये जो पंच है,
जिनको हमने क्या किया है, सिलेक्ट किया है, जिनको हमने वोट दे के क्या बनाया है, पंचायत का मेंबर बनाया है, पंच और सरपंच बनाया है, तो ग्राम सभा उसको क्या करती है, रिव्यू करती है कि भाई ये अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं, इनको कितना पैसा देना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये एनुअल बजट डिस्कस करते हैं, पंचायत को रिव्यू करते हैं, साल में 2 से 3 बार इनको बैठना पड़ता है। ये क्या है, एक असेंबली है, सारे जितने भी वोटर लिस्ट में नाम होंगे वो सब ग्राम सभा के मेंबर होंगे, और इसी ग्राम सभा में से जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं ग्राम सभा के लोग, वो किस में आते हैं, आपके पंचायत में आते हैं, ग्राम पंचायत में। ठीक है, अब ये जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, अब ये जो ग्राम पंचायत है, ऐसी बहुत सारी ग्राम पंचायत होती है। कैसे? क्योंकि एक स्टेट में क्या होती है, बहुत सारे विलेजेस होते हैं। ये तो मैंने किसी एक विलेज के बारे में बताया, ऐसी बहुत सारी विलेजेस होती है, तो बहुत सारे विलेजेस में बहुत सारे ग्राम पंचायत होंगे। तो सारे ग्राम पंचायत मिलके क्या बनाते हैं, पंचायत समिति। क्या बनाते हैं, पंचायत समिति भी बोलते हैं इसको, ब्लॉक भी बोला जाता है और मंडल भी बोला जाता है। ठीक है, तो सारी ग्राम पंचायत मिलके, बहुत सारी ग्राम पंचायत, और ऐसा नहीं कि स्टेट में जितने भी विलेजेस हैं उन सब की ग्राम पंचायत मिलके एक पंचायत समिति होती है, ऐसा नहीं होता है। ग्रुप्स में होते हैं, जो आसपास के विलेज होते हैं उन सब की ग्राम पंचायत मिल जाती है, फिर आसपास के जो और ग्राम पंचायत होती है उनका ग्रुप बन जाता है, तो ये भी एक पंचायत समिति हो जाएगी। और आसपास के जो विलेज होंगे, है ना, और आसपास के जो विलेज होंगे उनकी सारी ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति बनाती है। तो ऐसे पंचायत समिति एक स्टेट में बहुत सारी हो जाती हैं। ठीक है, पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल, ये भी क्या होते हैं, ये इनको कौन इलेक्ट करता है, इनको ग्राम पंचायत के मेंबर इलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो ग्राम पंचायत के ये जो मेंबर होते हैं, ये इनको इलेक्ट करते हैं, पंचायत समिति के मेंबर्स को। ठीक है ना, जो मेंबर होते हैं पंचायत समिति के, वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एंड आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर ऑफ दैट एरिया। तो इस एरिया के जितने भी पंचायत मेंबर्स होंगे, है ना, यहां पर भी पंच सरपंच होगा, यहां पर भी पंच सरपंच होंगे, यहां पर भी पंच सरपंच होंगे, यहां पर भी पंच सरपंच होंगे, तो ये सब मिलकर जो है पंचायत समिति के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो पंचायत समिति होती है, अब ये भी बहुत सारी हो गई, इस ग्रुप की पंचायत समिति अलग, इस ग्रुप की पंचायत समिति अलग, इस ग्रुप की पंचायत समिति अलग। तो ये जो सारी पंचायत समितिज होती हैं, ये भी ग्रुप हो जाती हैं, है ना, आसपास की। ये अब ये मिलके क्या बनाती हैं, आपका जिला परिषद। एक क्या बनाती हैं, डिस्ट्रिक्ट बनाती हैं। तो ये सारी पंचायत समिति मिलके क्या बना देती है, डिस्ट्रिक्ट बना देती है, जिसे आप क्या बोलते हो, जिला परिषद। और इस जिला परिषद में मेंबर ऑफ लोकसभा भी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी होते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका जिला परिषद। ठीक है, तो ग्राम सभा क्या होगी, जितने भी वोटर लिस्ट के मेंबर होंगे किसी भी विलेज में, वो ग्राम सभा के मेंबर होंगे। ग्राम सभा क्या है, एक असेंबली है, जनरल असेंबली लोगों की। ये क्या करती है, एनुअल बजट डिस्कस करती है, साल में 2 से 3 बार मिलती है, और रिव्यू करती है किसको, ग्राम पंचायत को। यही ग्राम सभा के जो वोटर लिस्ट के मेंबर है, ये इनको इलेक्ट करते हैं, किसको, काउंसिल ऑफ मेंबर्स को। काउंसिल ऑफ मेंबर्स को क्या बोला जाता है, पंच बोला जाता है, उनके हेड को सरपंच बोला जाता है। तो इन लोगों को कौन इलेक्ट करता है, ग्राम सभा के लोग। ठीक है, और ग्राम पंचायत बनती है इनसे। ग्राम पंचायत क्या करती है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन निकालती है किसी भी विलेज में, है ना, डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी होती है। और जो ग्राम पंचायत फिर आगे जाके क्या होता है, जो ग्रुप बनता है, बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलके क्या बन जाती है, पंचायत समिति। ठीक है, और ये जो जितने भी ग्राम पंचायत के पंच सरपंच होते हैं, ये मिलके इलेक्ट करते हैं पंचायत समिति के मेंबर्स को। और यहां पर जो बहुत सारी पंचायत समितिज हैं, वो मिलके क्या बनाती हैं, एक जिला बनाती हैं, जिला परिषद बनाती हैं।
ठीक है, क्लियर है यहां तक सारी चीजें? तो यही मैंने आपसे यहां पर बात की। ठीक है, ये ग्राम पंचायत, यहां पे नीचे सबसे नीचे क्या होगी? ग्राम सभा। ग्राम सभा, ग्राम सभा मिलके बनाती है क्या? ग्राम पंचायत। बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलके क्या बनाती है? पंचायत समिति। और बहुत सारी पंचायत समिति मिलके क्या बनाती है? जिला परिषद। तो क्लियर है आपको कि रूरल लेवल पर पंचायती राज सिस्टम क्या होता है। हालांकि मुझे आपको जो है ये बहुत फटाफट बताना चाहिए था, पर फिर भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्या क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलो, है ना। तो यहां पर मैंने आपको रूरल लेवल पर क्या होता है, पंचायत क्या होता है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत भी एक होती है कि जुडिशियल बॉडी होती है ये किसी भी लेवल पर। देखो, ग्राम पंचायत अपने लेवल पर जो है काम करती है, सारे प्रॉब्लम वगैरह सब सोल्यूशन जो है निकालती है, पर कहीं कहीं विलेजेस में न्याय पंचायत भी होती है। न्याय पंचायत जो सिर्फ और सिर्फ क्या देखती है? लॉ रिलेटेड मेंबर देखती है। कोई सिविल क्राइम हुआ होता है तो उसके बारे में क्या करती है? सॉल्यूशन निकालती है। तो कहीं कहीं पर न्याय पंचायत भी होती है। ब्लॉक समिति, पंचायत समिति के बारे में मैंने आपको बता दिया। जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं बात करूं अर्बन और टाउन्स और सिटीज की, अर्बन एरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर लोकल सेल्फ बॉडीज कौन कौन सी होती हैं? तो आप सभी जानते हैं जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज है ना, जो म्युनिसिपैलिटीज होते हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, है ना। म्युनिसिपैलिटीज जो होते हैं जहां पर जो छोटे टाउन्स होते हैं, स्मॉल टाउन्स या स्मॉल सिटीज जो होती हैं वहां पर म्युनिसिपैलिटीज होती हैं। और जो बहुत बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज होती हैं जिसके अंदर जो है बहुत सारे जो है डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? जो बहुत ही बड़े लेवल पे होते हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, तो यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, और छोटी जगह होगी तो म्युनिसिपैलिटीज होंगी। तो अर्बन लोकल एरिया में क्या हो जाएगा? ये जो है काम करेंगे जिस तरीके से विलेज में पंचायत काम करती है, उसी तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज अर्बन एरिया में काम करते हैं। क्लियर है? ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज जो कि बिग सिटीज में काम करती हैं, है ना, ये दोनों ही क्या होती है? इलेक्टेड बॉडीज होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्टेड बॉडीज होती हैं। दोनों क्या होती हैं? इलेक्टेड बॉडीज होती हैं। इनमें भी जो है म्युनिसिपल चेयरपर्सन होते हैं, पॉलिटिकल हेड होते हैं वो म्युनिसिपैलिटी के। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है वो कौन होता है? तो वो होता है मेयर। आपने सुना है आपकी सिटी में मेयर के इलेक्शंस होते हैं, जिनको हिंदी में जो है महापौर भी बोला जाता है। महापौर के चुनाव होते हैं, मेयर के इलेक्शंस होते हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या होता है? हेड होता है, जो आपके सिटी में सारी चीजें देखता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो है आपका म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन एरिया में कैसे काम करता है। कंटेनमेंट बोर्ड्स वो होते हैं जो आपका पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें देखते हैं, सैनिटेशन से रिलेटेड सारी चीजें देखते हैं, है ना। सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके बारे में जो है बात करते हैं। कोई जो है डिसीजन लेते हैं उनको कंटेनमेंट बोर्ड्स बोलते हैं। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट क्या होता है कि कोई भी चीज कैसे इंप्रूव करनी है, जैसे क्लीनलीनेस जो है आजकल हमारे यहाँ पे जो है स्वच्छ अभियान चल रहा है, तो क्लीनलीनेस के बारे में जो है ये इम्प्रूवाइजेशन करेंगे कि भाई ये सरकार ने लॉन्च तो कर दिया है पर अब इसको हम और इम्प्रूव कैसे करें, तो उनके बारे में क्या है? इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बताते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो हैं क्लियर हो गई होगी। आज जो हमने पूरी समरी देखी है आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो यहां पर जो है अब हम इसको जो है
बंद करते हैं, है ना। तो पूरी समरी आपने पढ़ ली है, आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। आपको जब भी रिवीजन करना है आप तुरंत से जो है ये वीडियो देख सकते हैं और आपको पूरी कहानी जो है किसी भी चैप्टर की समझ में आ जाएगी। हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके 1 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप वो वीडियोस भी जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने हर चीज उसमें कवर की है ना। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने आपके जो हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, मैंने सब क्लब अप किए हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी मिस ना हो। कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप उसको लिख पाए, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ ताकि आपका रिवीजन फटाफट होता रहे, ठीक है। तो प्राडिस एजुकेशन को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि जब हम लाइव सेशन करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। उसमें हम एमसीक्यूज जो है लाइव सॉल्व करवाएंगे आपसे। आप लोग जो है कमेंट करके जो है फटाफट जो है एमसीक्यूज के आंसर देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स देंगे, मैच द फॉलोइंग्स के आंसर देंगे। मैप वर्क हम लोग लाइव करने वाले हैं। मैं जितने भी आपके चैप्टर है सोशल स्टडीज में, हर एक चैप्टर से जितनी भी कंट्रीज हर चैप्टर में जो मेंशन है वो सब मैं आपको मैप वर्क करवाऊंगी लाइव, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि बहुत सारे लोग हमारे पास हो जाए और हम जो है लाइव सेशन बहुत ही अच्छे से एकदम बिल्कुल कंपटीशन की तरह करें उसको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। प्राडिस एजुकेशन को जो है आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर भी जो है आप कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।